मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आपको संदेश मिल ही गया होगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का कि आपकी परीक्षाएं शीघ्र अतिशीघ्र होने जा रही हैं। तो आपको इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी है, हौसला रखना है, डरना नहीं है। हौसले की तरकस में वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। यानी आपको जीत हासिल करनी है, आपको अपनी परीक्षा में अव्वल आना है, पास होना है और आपको अपने भविष्य को उज्जवल करना है। कोरोना को मात दे करके दूसरी लहर के बाद आप फिर पुनः उसी पटरी पर ज़िंदगी को वापस लाएंगे। और मैंने जो इससे पहले वीडियो अपलोड किया था बच्चों, उसमें मैंने आपको काव्य के लक्षण और काव्य के प्रयोजन के विषय में बताया था। तो क्या ये विषय ऐसा है कि मुख्यतः इस विषय से संबंधित जो है बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कल का वीडियो मेरा नहीं देखा तो वो देख लें। और फिर भी समझ में नहीं आया कि कविता क्या है और हम क्या पढ़ा रहे हैं, काव्य के लक्षण क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, तो मैं फिर से इस वीडियो में आपके कविता, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, उसकी भूमिका को लेकर आ रही हूँ। भूमिका को लेने का अर्थ ये है कि आप ये समझ सकें कि काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य हेतु क्या है। आप जिसके विषय में पढ़ रहे हैं कम से कम आपको पता होना चाहिए कि किस विषय की बात हो रही है। तो ये आपका मैं बता दूं कि हिंदी का जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र का की पहली इकाई है ये हिंदी का काव्यशास्त्र। क्योंकि काव्यशास्त्र है तो हम इसमें बात करेंगे कविता की, और कविता की बात करेंगे तो बात आएगी साहित्यकार की। तो कोई व्यक्ति साहित्यकार बन जाता है या कवि बन जाता है तो उसके कौन से प्रेरक हैं, उसे कौन से कारण हैं जिसके कारण वो कवि बनता है, और कवि बनने के पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है, इस पर हम कल विचार कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कवि बनने के पीछे कवि का काव्य हेतु क्या है और उससे कौन कौन से ऐसे प्रेरक तत्व हैं जो उसे कवि बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इस विषय पर अगर हम भारतीय काव्यशास्त्र की बात करें तो हम देखते हैं कि संस्कृत में एक आचार्य परंपरा जो है, उस परंपरा के अंतर्गत संस्कृत के विभिन्न विद्वानों ने इस पर विचार विमर्श किया। न सिर्फ संस्कृत के विद्वानों ने विचार विमर्श किया है, बल्कि हिंदी के समालोचकों ने, हिंदी के कवियों ने, उच्च कोटि के जो कवि हुए हैं उन्होंने, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्वानों ने भी इस पर विचार व्यक्त किया कि कविता आखिर क्या है, क्या कविता की अनुभूति है और कविता क्यों लिखता है कवि। तो हम इसी विशेष बात को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा करेंगे कि कविता क्या है। तो कविता एक विशिष्ट रचना धर्म है, यानी कविता लिखते हैं तो ये विशिष्ट रचना धर्म है। हर व्यक्ति का कवि नहीं होता, और ये रचना धर्म व्यक्ति को क्या करती है, कवि बनाती है। कवि हृदय सामान्य व्यक्ति और सामान्य हृदय से भिन्न होता है। जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति है ना, लेकिन जो कवि होता है ना, कवि का हृदय, जो सामान्य व्यक्ति उसके हृदय से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि कवि हर चीज़ के बारे में सोचता है। कोई भी भाव है उसके कोने कोने में झांक आएगा। इसलिए कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, माफ़ कीजिएगा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी जहाँ पर रवि न पहुँच पाए वहाँ पर कवि पहुँच जाते हैं। कवि हृदय जो है वो सांसारिकता के कोने कोने में झांक करके आता है, निरीक्षण करके आता है, परीक्षण करके आता है, और तब कहीं जा कर के वह कविता का सृजन करता है। क्योंकि कविता न केवल शब्द और अर्थ का संयोजन नहीं है, बल्कि उसकी सार्थकता आ जाना, शब्द और अर्थ की सार्थकता को भी प्राप्त करना एक कविता कहलाता है। क्योंकि शब्द तो बहुत से हैं, अगर हम ऐसे ही लिख देंगे और वो निरर्थक होंगे तो क्या उसको हम कविता का रूप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए कविता सार्थकता शब्दों के लिए है, और सार्थक शब्दों का जो समूह है, पदबंध है, वाक्य रचना है, इन सभी से काव्य का निर्माण होता है, कविता का निर्माण होता है।
इस पर अगर हम विचार करें तो इस पर विचार करने पर हम ये पाते हैं कि जो कवि का हेतु है, यानी कवि कविता की रचना क्यों करता है, उसका जो हेतु है वो ईश्वर प्रदत्त है या जन्मजात है, या फिर ईश्वर की या किसी की विशिष्ट अनुकंपा से एक सामान्य व्यक्ति कवि बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको आद्योपांत इसका और भी गहराई से सूक्ष्म अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि शिक्षा से ज्ञान अर्जन से, शिक्षा से, संगति से, अध्ययन से, प्रशिक्षण से भी कवि बना जा सकता है। काव्य लेखन शिक्षा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि काव्य लेखन जो है वो शिक्षा से ही संभव है, पर शिक्षा के अतिरिक्त जन्मजात उसकी प्रेरक शक्तियाँ भी उसे प्रेरित करती हैं। क्योंकि ये कथन यहाँ पर निष्क्रिय तब दिखाई देता है जब हम अपने आदिकाल से लेके कवियों का अध्ययन करते हैं। जो कवि शिक्षित नहीं थे लेकिन वो कवि उन्होंने लिखा, और उन्होंने शिक्षित का मतलब उन्हें लिखना पढ़ने का ज्ञान तो था ही, ऐसा नहीं है कि उन्हें लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था तो वो लिख नहीं पाते थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने रस, छंद, अलंकार सभी का परिचय दिया। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हमने ये पाया जो उत्तर मध्यकाल के कवि हैं, जो आचार्य हैं, जो शास्त्र निरूपण के आधार पर उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, उसे समझा, उसको निरूपित किया, अपने आप में उसका अवलोकन किया, उसके तत्वों को बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से समझा, और संस्कृत भी पढ़ी, और इन सब से प्रेरित होकर के जो उन्होंने काव्य रचा वो उत्तम क्वालिटी का काव्य हुआ। ये बात अन्य है कि उन्होंने, किसी ने ब्रज भाषा में उसका प्रयोग किया है, तो किसी ने अवधी में किया है, तो कहीं किसी ने खड़ी बोली में भी किया है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि काव्य के हेतु के निर्माण में प्रतिभा जन्य, ईश्वर प्रदत्त या विशेष अनुकंपा के अतिरिक्त मनुष्य की चेष्टाएं भी हैं, उनका व्यवहार है, शास्त्रीय ज्ञान है, मानव व्यवहार है। इन सभी से वह व्यक्ति विशिष्ट बन जाता है, सामान्य से विशिष्ट बन जाता है, और वो कवि बन जाता है। क्योंकि कवि सामान्य व्यक्ति नहीं होता बल्कि विशिष्ट व्यक्ति होता है। आज हम बात कर रहे हैं कविता की, काव्य की, तो हम कविता को एक नायिका के रूप में यदि हम देखें तो हम ये पाते हैं कि जो काव्य की, जिस तरह से एक नायिका मनुष्य के या कोई नायिका है उसके विभिन्न अंग हैं, इसी प्रकार से कविता के भी विभिन्न अंग हैं जो हमें दिखाई देते हैं। और शरीर की भांति काव्य में भी बहुत सारे अंग हैं। कौन कौन से हैं देखिए, उसमें उन्हीं अंगों से कविता की सार्थकता दिखाई देती है कि कविता ऐसी है या कविता वैसी है। क्योंकि हम अमूमन किसी व्यक्ति को अगर देखें तो उसके हाथ, पैर, नाक, नक्शा, उसके चेहरे की बनावट, उसके शरीर की बनावट को देख करके हम कहते हैं कि ये फला व्यक्ति है। इसी तरह से कविता को भी हम कह सकते हैं। पर अगर हम बात करें बाहरी अंगों का, तो बाहरी अंगों के साथ साथ जिस तरह से एक व्यक्ति की आत्मा का भी आकलन करते हैं ना, इसी तरह से हम कविता की आत्मा का भी आकलन करते हैं। क्योंकि आत्मा शरीर में ना तो बेजान है और न निरर्थक है। क्योंकि शरीर कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर उसमें आत्मा बेजान है तो वह शरीर भी निरर्थक प्रतीत होता है। इसलिए हम जब कविता का निरूपण करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो बाहरी अंगों के अतिरिक्त उसके आंतरिक अंगों पर भी प्रकाश डालेंगे। ये सारे बाहरी अंग, आंतरिक अंग, इन पे जिन पे हम प्रकाश डाल रहे हैं, जितने भी ये सार्थक चीज़ें हैं, ये सब हमें काव्य शास्त्र के अध्ययन में ही दिखाई पड़ती हैं। ये परस्पर, आत्मा और शरीर परस्पर क्या है, एक दूसरे के पूरक है। ना तो शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व है और ना आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व है। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के आकलन करने में हम बाहरी तत्वों को और आंतरिक तत्वों का अवलोकन करते हैं, उसी प्रकार से हम कविता को पढ़ने में, काव्य को पढ़ने में, काव्य क्या चीज़ है उसको समझने में भी बाहरी तत्वों को और आंतरिक तत्वों का अवलोकन करते हैं। इसी पर संस्कृत विद्वानों ने अपने विभिन्न मत दिए हैं।
आचार्य भरत मुनि से लेकर के आचार्य मम्मट ने अपने विचार प्रकट किए हैं। हिंदी के आचार्य भी कहाँ पीछे रहे हैं। आचार्य केशव दास, आचार्य चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास, और समालोचक और आलोचकों को की हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने भिन्न भिन्न अंगों पर अपना प्रकाश डाला है, इस पर चर्चा की है। तो इतना तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा कि हम काव्य की यानी कविता के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और काव्य के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है इनके विभिन्न अंग, जैसे रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, लय, विधान, तुक विधान, ऐसे अनेक बिंदु हैं जिससे कविता के जो बाहरी अंग हैं वो बाहरी अंग निर्धारित होते हैं। तो ये तो सब क्या है कि कविता की सामग्री है। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक हम कैसे मानेंगे कि कविता है। तो अगर हम इस पर विचार करें तो हम ये मानते हैं कि ये जो जितने भी उपकरण हमने उपलब्ध कराए हैं कविता के, और जितनी भी सामग्रियाँ उपलब्ध करा दी हैं, तो क्या इससे कविता निर्मित हो जाएगी? लेकिन नहीं। अभी हमारा एक और चीज़ है जिसको हमें, एक और तत्व है जिसको हमें खोजना आवश्यक है। वो है ये कि कवि कविता क्यों करता है, क्या हेतु उसका क्या है, क्या कारण है कि कवि कविता को करता है। इसी हेतु पर हम विचार करेंगे। तो वैसे हेतु का अर्थ होता है कारण, और कवि में काव्य प्रणयन की जो सामर्थ्य उत्पन्न करने की जो साधना है उसे हम काव्य हेतु कहते हैं। काव्य हेतुओं के विषय में आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, रुद्रट, कुंतक, मम्मट आदि का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने काव्य हेतु के मुख्य 3 बताए हैं अंग, के मुख्य 3 अंग हैं काव्य हेतु के। आचार्य भामह ने 3 काव्य हेतु माने हैं। देखिए आचार्य भामह ने कौन कौन से काव्य हेतु 3 माने हैं। वो मानते हैं प्रतिभा को, व्युत्पत्ति को और अभ्यास को। इसको आचार्य भामह अपना कविता के अंग मानते हैं। इसी प्रकार से अन्य अन्य स्थलों पर भी अन्य बात की गई है। जैसे हम बात करें काव्य हेतु की, तो काव्य हेतु में और भी विद्वानों की बातें आई हैं, जिसमें आया है आपका आचार्य भामह। आचार्य भामह ने अधिकाधिक प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। अभी मैंने आपको बताया कि 3 काव्य हेतु माने, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतिभा पर अधिक जोर दिया। दंडी और रुद्रट ने प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान पर और अभ्यास पर, यानी ये तीनों को माना है। आचार्य वामन कहते हैं कि लोक व्यवहार, विद्या और अभिधान केस, ये सारी चीज़ें भी काव्य हेतु का निर्माण करती हैं। मतलब किसी कार्य को करने में आत्मा से ही तो होता है, तभी तो काव्य हेतु के लिए वो कवि काव्य का निर्माण करेगा। और ये तीनों चीज़ें कवि के आत्मा के अंदर विद्यमान रहती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए काव्य हेतु को अन्य कवियों ने भी अपनी अपनी, अन्य विद्वानों ने भी अपना डिटेल्स दिया है, जिसके अंतर्गत आचार्य भामह का तो आप लोगों को पता चल गया। आचार्य दंडी का देखिए, आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो है काव्यादर्श में क्या कहा है। वो क्या कहते हैं कि प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन तथा अभ्यास की अनिवार्यता के कारण, अगर प्रतिभा भी नहीं है कवि में, लेकिन वो बार बार अध्ययन करता है और उसका अभ्यास करता है, तो अब भी वो एक कविता का निर्माण कर लेता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि नहीं, अगर किसी में प्रतिभाजन्य कोई व्यक्ति नहीं है तो क्या वो कविता नहीं लिख सकता। ऐसा आचार्य दंडी नहीं मानते। और यदि ऐसा होता तो आज केवल गॉड गिफ्टेड लोग ही आगे होते और बाकी अभ्यास वाले लोग पीछे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अभ्यास के विषय में दोहा तो सुना ही होगा रहीमदास जी का, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान। इसी संदर्भ में आचार्य वामन कहते हैं
उनका जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, उसमें वो लिखते हैं और कहते हैं कि जिसमें प्रतिभा को काव्य का मूल कारण स्वीकारते, कहते हैं कि प्रतिभा के अतिरिक्त अन्य तत्वों को उन्होंने अस्वीकार किया और कहते हैं नहीं, अगर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा ना हो तो वह काव्य का निर्माण नहीं कर सकता, कविता का निर्माण नहीं कर सकता। यानी आचार्य वामन ने भी प्रतिभा को माना है और आचार्य दंडी ने भी प्रतिभा को माना है, लेकिन आचार्य वामन ने प्रतिभा को माना है परंतु आचार्य दंडी ने अभ्यास को भी साथ में स्वीकारा है, अध्ययन को और अभ्यास को। ये दो बातें याद रखना, आचार्य दंडी अभ्यास और अध्ययन को स्वीकारते हैं और आचार्य वामन कहते हैं कि नहीं, प्रतिभा के बगैर कविता नहीं लिख सकता है कवि। आचार्य मम्मट की अगर हम बात करें तो आचार्य मम्मट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है काव्य प्रकाश, और काव्य प्रकाश के अंतर्गत वो कहते हैं कि कवि में रहने वाली स्वाभाविक प्रतिभा रूपी शक्ति लोक व्यवहार काव्य आदि के अध्ययन से निपुणता पाकर जो कवि के अंदर जो व्यवहार है, जो शक्तियां हैं, वो अध्ययन करता है, उस अध्ययन की निपुणता से वो बाहर आती हैं और गुरु की शिक्षा के पा करके जब गुरु की भी शिक्षा मिलती है तो वो जो उनके अंदर शक्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रस्फुटित हो जाती हैं और वह काव्य हेतु का कारण बनती हैं। तो इसी काव्य हेतु को मुख्य मानते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं कि मुख्य 3 हेतु हैं काव्य के। एक है काव्य अध्ययन की निपुणता, दूसरा वो कहते हैं गुरु की शिक्षा और तीसरा अभ्यास। यानी मम्मट गुरु की शिक्षा को भी अहम महत्व देते हैं कि गुरु की शिक्षा अगर ना होगी तो व्यक्ति के काव्य का निर्माण नहीं करेगा। अब जब संस्कृत विद्वानों ने अपनी बात रखी तो हम अब आगे देखते हैं कि जो हिंदी के महान कवि हैं और समालोचक हैं वो क्या कहते हैं। भिखारी दास जी जो रीतिकाल के कवि रहे हैं, उन्होंने कहा है, देखिए वो कहते हैं शक्ति या प्रतिभा सुकवियों द्वारा काव्य रीति का अध्ययन और लोकानुभव, इन 3 चीज़ों से मिला करके ये जो है काव्य हेतु बना हुआ है। शक्ति कवित्व बनाए वे की जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधाता। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी काव्य हेतु के विषय में अपना विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि जो कवि लिखता है ना, अगर उसे मनोविकारों का और प्राकृतिक बातों का ज्ञान नहीं है तो वह एक अच्छा कवि नहीं बन सकता, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान भी मनोविकार और प्राकृतिक बातों का, इन सब का ज्ञान रहेगा तभी तो वह उस तरह से अपनी कविता का लेखन करेगा, चाहे वो गद्य में करे अथवा पद्य में करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी देखिए क्या कहते हैं काव्य हेतु के संदर्भ में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रतिभा जो है, प्रतिभा के अतिरिक्त वो कहते हैं कि प्रतिभा के अतिरिक्त व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों ही महत्वपूर्ण है काव्य हेतु के लिए। सुमित्रानंदन पंत की यदि हम बात करें तो सुमित्रानंदन पंत काव्य हेतु के विषय में कहते हैं कि जो तो है कवि निज प्रतिभा के फल से निष्ठुर मानव अलंकार। प्लेटो ने भी प्रेरणा को महत्व दिया है और इनका मानना है कि प्रेरणा के अभाव में कोई भी काव्य संभव नहीं है। तो यदि हम निष्कर्ष रूप में बात करें तो काव्य हेतु मुख्य 3 तत्व पाए गए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, और इन्हीं तीनों के ऊपर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हुए हैं। तो आशा है कि आपको काव्य हेतु क्या है इसके विषय में समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर चाहते हैं, 1 लाइन का प्रश्न और उसका आंसर जो अगर बहुविकल्पी रूप में भी आपके समक्ष आता है तो आपको उसका उत्तर पता होगा तो आप तुरंत उसको टिक कर देंगे। अगर ऐसे प्रश्न आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं ऐसे प्रश्नों को लेकर के, तो आप अपनी इच्छा
और अभिव्यक्ति को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि अगला वीडियो बनाने में वो सहायक सिद्ध हो सके। धन्यवाद।